ऐसा जितना इन्वेस्टेड रहेगा उसको तीसरे मल्टीप्लाई होगा और बड़ा ही होते जाए, तो कंपाउंड नहीं होती पैसे की। तो पैसे में बढ़ने से मिल सकता है, डबल ट्रिपल हो जाता है पैसे बहुत जल्दी। रखो पैसे की कम होते हैं। Good evening, sir. हाँ याशिका, आगे Yes, sir. कुछ किया आपने? Yes, sir. I read over the NCERT for the model section. अच्छा 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 अच्छा। और स्कूल में क्या हो रहा है अभी? Sir, we are about to start the concept of quantum numbers. आज कौन सा? सो यू आर क्लियर विद दैट ना? Yes, sir. वेरी गुड। कोई और आ रहे हैं अभी? और शुड वी स्टार्ट? बेटर वी शुड स्टार्ट नाउ है। ठीक है, शुरू करते फिर। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? Sir, we discussed the models and अभी हमें Bohr's model शुरू करना है. बोर मॉडल शुरू करना है। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा था रदरफोर्ड मॉडल could not explain the stability of atom. Yes, sir. Why it could not explain? Sir, because when the electrons revolve around it in an accelerated, which is an accelerated motion, so the electrons will be pulled towards the nucleus and the atom will collapse. Electron will moving escalating charged particle will emit energy in the form of radiations, due to which its energy will get lesser and start moving in a circle of in a spiral motion with lesser and lesser radius, and ultimately it will fall down into the nucleus, which suggests that atom is not stable. But Rutherford model was silent about that. It could not explain the stability of atom, है ना? Yes, sir. तो इसी बात को काउंटर करने के लिए या फर्दर समझाने के लिए रदरफोर्ड के स्टूडेंट था बोर। बोर came into the picture. He developed his own model, जिसको बोलते हैं बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर ने मॉडल बनाने से पहले कुछ चीजों पर ध्यान दिया। उसमें एक चीज थी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ quantization of energy. There is energy is quantized. इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज। What is the meaning of this quantization of energy? Sir, that energy is fixed for a particular orbit. नहीं, पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लो, तभी समझ में आएगा बोर मॉडल आपको। जैसे कि आप मुझे एक बार बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी फ्लो
थ्रू sunlight is not continuous, but it is discrete. Discrete. और क्वांटाइज्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? शायद पता नहीं. इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस क्या होता है और क्वांटाइज्ड क्या होता है. ठीक है. यस सर. आप कभी ऑटो में बैठी हो? यस सर. कभी आप ऑटो में? यस सर. ऑटो का मीटर देखा आपने? यस सर. कैसे चलता है वो? क्या आती रीडिंग? सर पहले 1 किलोमीटर तक स्टेबल रहता है. हाँ. किलोमीटर वाइज पैसे बढ़ते रहता है. नहीं, पहले आते 25 रुपीज आई थिंक. उसके बाद कितने आते हैं? अराउंड से 27 रुपीज 50 पैसा ऐसा आता है ना. फिर 30 रुपीज, फिर 33 रुपीज, फिर 35 रुपीज, ऐसे आता है ना. यस सर. और लेकिन ये तो होता है रुपीज का मीटर. एक होता है डिस्टेंस का मीटर. उसमें होता है 0.1 मीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, 1 ऐसे आता है लगातार. देखा आपने जो डिस्टेंस होता है? यस सर देखा है. ये कंटिन्यूस चल रहा है. 0.1, 0.2, 0.3, ये 2 किलोमीटर चलता है. उसके बाद ये पैसे बदल जाते हैं. इसको बोलते हैं कंटिन्यूस. इसको बोलते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ? या तो 25 रुपए का पेमेंट करो या इतना करो. यू कैन नॉट पे फॉर 26 रुपीज. है ना. आप ऑटो लोग कहो कि मेरे को 26 रुपए का बिठा घुमा दो, वो कहेगा बनेगा ही नहीं. या तो आपको इतने का चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने पैसे हो जाएंगे. ये बात समझ आई? यस सर. या तो इतने पैसे चलो या इतने पैसे चलो. मतलब आप 28 रुपीज, 28 9 रुपीज का नहीं बैठ सकते ऑटो में. आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे या इतने देने पड़ेंगे, जो मर्जी चूज करो. दिस अमाउंट इज नॉट डिस्क्रीट. समझ में आई बात? मेरी की नहीं आई? यस सर. दूसरा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. आप मोबाइल फोन यूज करती हो? यस सर. सपोज मोबाइल पर एक कॉल होती है 1 रुपए की. ₹1 फॉर अ मिनट. मतलब 60 सेकेंड. आपने 61 सेकेंड बात करी, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? सर 1 मिनट के 60 सेकंड्स के 1 रुपीज. 60 सेकेंड के लिए तो 1 रुपए देने पड़ गया. 61 सेकेंड के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? सर 1 रुपीज ही देंगे. मतलब 60 सेकेंड के लिए 1 रुपी और 61 सेकेंड के लिए 1 रुपी. 61 सेकेंड के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये 62 सेकेंड के कितने पैसे देने पड़ेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर. क्या समझ में आया आपको? सर कि अगर 1 रुपए मतलब 1 मिनट के 1 रुपए देते हम
तो 62 सेकंड्स के कितने देता है? हाँ, कितने दोगे आप? सर लेकिन 1/60 into 100 हो गया एक सेकंड का। हाँ, 2/60 into 100 प्लस 1 रुपीज। तो तुम सोचते हो टेलीफोन कंपनी इतनी शरीफ होती है, इतने पैसे ले लेती है? वो इसके 2 रुपए लेंगे, मतलब 1 रुपया इसका और 1 रुपया इसका, 22 रुपीज। वो कहेंगे दूसरी कॉल शुरू हो गई, चाहे 1 सेकंड बात करो या 60 सेकंड बात करो, वो पूरी कॉल मानी जाएगी। ये बात समझ आई? यस सर। क्या क्या समझ आया बताओ मेरे को जरा। सर कि अगर 1 मिनट के यानी कि 60 सेकंड्स के 1 रुपए दें, तो अगर हम्म, उस जरा सा भी ऊपर होगा तो उसकी नेक्स्ट लिमिट कितने देने पड़ेंगे? नेक्स्ट उसके लिए एक कॉल पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब या तो 1 रुपए की बात कर सकते हो आप, या 2 रुपए की बात कर सकते हो, या 3 रुपए की बात कर सकते हो। आप 1 रुपया 50 पैसे की कॉल नहीं कर सकते। हम्म, ओके सर। मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू कॉल फॉर 1 रुपी 75 पैसा। Either you have to pay 1 rupee or you will have to pay 2 rupees. So your amount is multiple of some basic quantity. उसे बोलते क्वांटाइज्ड, multiple of some basic quantity, and that is known as quantized. ये बात समझ आई आपको? यस सर। ये तो 1 रुपया, ये 2 रुपया। हम्म, यस सर। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। एक चीज होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ मेरे को। सर अगर लाइट पड़े तो किसी एक मेटल पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकता है? नहीं, और बताओ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हम्म, सर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट से हम्म, ही हम्म। किसी एक मेटल पे पड़े तब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स? अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं जरा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an experiment to establish the dual nature of light, that is wave nature and particle nature. Hmm? This was to establish the dual nature of light, that is wave nature and particle nature. ये बात समझ आपको? यस सर। ये आइंस्टीन ने किया था, और आइंस्टीन को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। आइंस्टीन को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, और तो कोई यकीन क्या करता। तो व्हाट इज पार्ट वेव नेचर, क्या होता है? व्हाट इज वेव नेचर? हम्म, जानते हो? मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या फर्क है? सर वेव नेचर में पार्टिकल्स वेव की तरह ट्रांसमिट होता है और पार्टिकल नेचर में पार्टिकल्स। नहीं नहीं, अभी आपको फर्क थोड़ा बताता हूँ पार्टिकल नेचर क्या होता है। जैसे कि आपके हाथ में पेन है, यस सर।
आपके हाथ में पेन है? यस सर। तो पेन आपके हाथ में ही है। यस सर। वो आपके घर में कोई और है उसके पास तो नहीं है। नो सर। लेकिन आपके कमरे की लाइट जल रही है। यस सर। उस लाइट तो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। पेन अकेले आप यूज कर सकते हैं। यस सर। तो वो वेव नेचर है, ये पार्टिकल नेचर है। समझा? यस सर। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो वहां पर, तो आप बोल रहे हो तो कोई आपका भाई भी बैठा हुआ है, तो वो भी सुन लेगा ना। यस सर। कोई और बैठेगा वो भी सुन लेगा। यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो भी लोग बैठेंगे सब सुन लेंगे। यस सर। ठीक है ना? ये वेव नेचर है। लेकिन आपकी कॉपी, आपका पेन, आप जो देख रहे हो तो आप भी कर सकते हो इस्तेमाल उसका। वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर में क्या होता है? 1+1 = 2। 2, और 1 - 1 = 0। और इसमें क्या होता है? वेव नेचर 1+1 = सर एवरीवन। 1+1 = even 100, और 1+1 = 0। ये वेव नेचर है। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ये कैसे हो सकता है? इसका मैंने पूछा नहीं, क्यों कह रहा हूं मैं बात ये कैसे पॉसिबल है? हम्म इसको भी जरा समझ लेते हैं हम लोग वेव नेचर में। आपने कभी म्यूजिक करा है क्या? म्यूजिक करा म्यूजिक मतलब गाया। मतलब गाया या बजाया? यस सर। है? यस सर। क्या किया आपने? सर मैंने एक बार हारमोनियम सीखा था। हारमोनियम सीखा था, वेरी गुड। तो आप गाते भी हो या बजाते भी हो? सर दोनों। दोनों करते हो आप, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा गा लेते हो आप? सर मैं हाँ? सर मुझे कैसे पता, बट ठीक है, ठीक ठीक। हम्म ठीक ठीक सर। नहीं, बाकी लोग क्या कहते हैं सुनने वाले कि बनकर या और गाती रहे? सर गा ठीक लेती हूँ, बजाने में बहुत अच्छा, गड़बड़ बजाने में। करती हूँ, ऐसे हमारी टीचर कहती है। अच्छा अच्छा। जब आप बजाना सीखते हो उस हारमोनियम को, जैसे सारे गामा बजाते हो आप, पहले आप सा बोलते हो, तो आपकी टीचर कहेगी सा के साथ अपनी आवाज को भी मिलाओ। मतलब उस सा के साथ अपनी आवाज को मिलाओ, सा को। ऐसे ही बोलते हैं ना? यस सर। आप सा बोलोगे और मुंह से सा बोलोगे, उसका सा और आपका सा मिलना चाहिए। यस सर। यही बोलते हैं ना आवाज मिलाने के लिए। वो जब ये मिल यस जाता है, सर। मतलब हारमोनियम, हारमोनियम प्लस याशिका, याशिका साउंड, ये जब दोनों मिल जाते हैं जिस मोमेंट पर, तो एक लाउड वॉइस आ जाती है। आपने देखा कभी कि मतलब जैसे आपकी आवाज थी 5, इट वाज 15, 10, तो कुल मिला के 15 नहीं आएगा, ये बहुत लाउड हो जाता है। जैसे मिल जाएगी आवाज मे बी 50। ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? यस सर जब काफी। दो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है बड़ी बड़ी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ये आपने महसूस किया कभी? यस सर। जैसे कोरस में गाते हैं, दो बच्चे आवाज को मिलाते हैं, जैसी आवाज मिल जाती है तो बहुत बड़ी साउंड बन जाती है। ये फील किया आपने? यस सर। तो ये होता है साउंड का मिलना, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये दो तरीके का होता है। इंटरफेरेंस मीन्स कंबाइनिंग ऑफ वेव्स। कोई से भी कंबाइन कर सकते, साउंड वेव, लाइट वेव। अगर एक होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, दो अगर साउंड वेव मिल जाते हैं तो दे प्रोड्यूस अ बिग साउंड, उस बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? जैसे कि आप टीवी पे शो देखते होंगे, वो देखते हो जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है प्राइम टाइम, यस सर। संबित पात्रा वगैरह बैठ जाते हैं, यस सर। उसमें क्या होता है, एक टाइम में दो लोग लगातार बोलते रहते हैं, यस सर, और किसी की भी बात समझ नहीं आती। सुन नहीं आती, तो एक वेव ने दूसरी वेव को खत्म कर दिया, जीरो। और एक टाइम चलते चलते ऐसा होता है जैसे मुंह चल रहा है, उनको आपको, क्योंकि दे आर बोथ आर आउट ऑफ फेज, तो उसमें कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। यस सर। जैसे कि अगर दो लाइट है, बड़ी लाइट, एक लाइट ये, एक बड़ी लाइट ये, फुल मतलब 500 वाट का, ये 1000 वाट का बल्ब, ये दोनों तरफ आपको कुछ दिखाई देगा दोनों इकट्ठे जल जाए तो? दो बल्ब जाए इकट्ठी आपने सामने जला दो, आपको कुछ दिखाई देगा? यस सर। अगर दो बड़ी बड़ी लाइट, बहुत हाई लाइट, आम साथ में रख दो आमने सामने, और दोनों ऑन कर दो, कुछ दिखाई देगा आपको? यस सर। नहीं दिखाई देता, एकदम आंखें बंद, अंधेर दिखाई देने लगता है। अगर बड़ी बड़ी लाइट हो जाए तो, बहुत रोशनी हो जाए तो नहीं दिखाई देता। आपने महसूस किया कभी ये? हम्म यस सर। तो ये वेव की प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी वेव की? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर, यू द डिफ्रैक्शन। जो पार्टिकल में ये चीजें नहीं होती, पार्टिकल में ये चीजें नहीं होती। हम्म ठीक है। यस सर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाद में ये पता चला लाइट हैज द ड्वेल करेक्टर, पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। और उसको कैसे पता चला? यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? ये एक मेटल सरफेस है, हम्म यहां पर लाइट को आई लाइट, तो लाइट कैसे मूव करती है? हाउ डज लाइट मूव? सर इन स्ट्रेट लाइन। नो, लाइट मूव्स in the form of photons, in the form of photons। फोटॉन्स। photons क्या होते हैं? सर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। these are energy packets। जैसे ये पैकेट्स हैं एनर्जी के, जैसे एक पैकेट में एनर्जी 5 है, सपोज इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। अब जो एक पैकेट से एनर्जी कितनी मिलेगी? एक एनर्जी कितनी एनर्जी मिल रही है एक पैकेट से? हम्म याशिका, सर मतलब। मतलब वन पैकेट कितनी एनर्जी देगा? 5। यस सर। और दो पैकेट कितने देंगे? 10। 10। आपको या तो 5 एनर्जी मिलेगी या 10 मिलेगी। यू कैन नॉट हैव द एनर्जी 6, 7, 8, 9। ये तो एक पैकेट लो या दो पैकेट लो, ये पूरी पूरी एनर्जी दे देंगे अपनी। ये नहीं करेंगे आधी दे दें आधी छोड़ दें। ये बात समझ आई? यस सर।
या तो आपको 5 एनर्जी मिलेगी, या फिर 10 मिलेगी, या 15 मिलेगी, या 20 मिलेगी. यू विल गेट द लाइट एनर्जी इन द मल्टीपल ऑफ 5 ओनली. ये बात, ये मेरा एग्जांपल समझ में आया आपको? Yes, sir. तो दैट मीन्स एनर्जी फ्लो थ्रू लाइट is not continuous but discrete. It is not continuous but it is discrete. ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो जो एक फोटोन की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, मतलब फोटोन कैन नॉट डिवाइड देयर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स. ये नहीं कि आधी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, आधी एक दूसरे को दे दे. इट विल ट्रांसफर टोटल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन ओनली. ठीक है? Yes, sir. तो ये बात समझ पा रहे हो ना आप ठीक से? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? आए तो पूछ लेना मेरे से. Yes, sir. एनर्जी ऑफ फोटोन ये दो हिस्से में बढ़ जाता है. उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा सरफेस से. जो एनर्जी डलेगी इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर आ जाएगा. और जो बाहर आने में एनर्जी लगेगी उसे बोलो थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी. जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी 3, अभी 2 एनर्जी रह गई, 2 से ये मूव करने लगेगा, उससे बोलते काइनेटिक एनर्जी. ये बात समझ पाए आप? Yes, sir. तो एनर्जी ऑफ फोटोन दो हिस्से में चली गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? So threshold energy and kinetic energy. वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? व्हाट इज द फार्मूला? Sir, h nu. H mu. This is H mu और H c by lambda. तो ये हो जाएगा H mu नोट, ये भी एनर्जी है, और म्यू नोट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या हो गया ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ mv स्क्वायर. इसका दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन. क्या नाम होता है? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन. इसको बता दूं मैं? यस सर. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी h म्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर. ये बात समझ आई आपको? यस सर. और ये होने का बेस क्या है समझने का? कि लाइट इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी फ्लो थ्रू लाइट इज क्वांटाइज्ड. ये टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है. पूरी पूरी पैकेट एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इधर उधर आपस में बंटवारा नहीं होगा. मतलब उस लाइट की पैकेट की एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी. यस सर. ये बात समझ पाए आप? यस सर. अच्छा, तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं और समझने के लिए, फिर लोग आगे बढ़ते हैं. एनसीईआरटी है हाथ में? यस सर. जब खोलो
जो पहला पेज है ना, मेरे ख्याल से 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। सेवंथ और 8th क्वेश्चन क्या है? कौन सा क्वेश्चन सर? आप देखो नीचे, 7th या 8th क्वेश्चन। अब बताता हूँ मैं। अब ये देखो, 2.12। यस सर, 2.12। हाँ, करो करो जरा। कैसे कर रहे हो आप? सर H nu is equal to H threshold frequency plus kinetic हम्म। एनर्जी। तो इसमें से हमें H पता है, न्यू पता है, V नहीं पता। हम्म। म्यू क्या है इसमें? न्यू निकाल लेंगे H C अपॉन लैम्डा से। हाँ ठीक है। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट, कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर मीटर पर पर सेकंड। शाबाश। आगे। जब ये पता चल जाएगा तो हमारे पास H nu is equal to half mv square। क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब हाफ mv square is equal to 0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, या वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया? एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस एच बी नॉट। हमें ये निकालना है, एच एच कैंसिल, तो दिस सी बाई लेमडा। सी है 3 इंटू 10 इज पावर 8, और लेमडा कितना है? 6800 into 10 to the power minus। एक सेकेंड। हेलो, सर अभी भेजा है? मैं अभी आधे घंटे में बताता हूँ। मैं अभी क्लास में हुई है, जल्दी तो नहीं है ना आपको? हेलो हेलो।
तो लैम्डा कितना है? 6800 into 10 to the power minus 8 6800 इंटू 10 into की 10 पावर minus 8 -8 क्यों? Armstrong में. आर्म स्टोर 10⁻10। Oh, sorry sir. इससे आप निकाल दोगे म्यू नॉट। Yes sir. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ये आ जाएगा इनटू एच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। मतलब ये एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है। Yes sir. ये कर पाओगे आप 2.9? Sir 2.9. ये पढ़ लो फटाफट।
Sir, is the energy of photon 7.5 into 10 to the power minus 20? मतलब आपने किया कैसे, बताओ मेरे को खाली. Sir, first I took a work function which was given to be 2.13 electron volt, and I converted into joules, which was 0.75 into 10 to the power 19, which is equal to 7.5 into 10 to the power 20. Sir, which is equal to h v naught plus half mv square, which is equal to h nu. So h nu is equal to 7.5 into 10 to the power minus 20. शाबाश शाबाश शाबाश. ये कर पाओगे आप 2.8? Sir, 2.8? Sir, I'll try. 2.8. हो पाएगा ये? Sir, I don't know how to take out the number of photons. ये देखो, वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर. 4000 picometer. That means 4000 into 10 to the power minus 12. minus 12 meters. Shabash. So energy of one photon is equal to hc by lambda. Yes, sir. This is energy of one photon. And total energy, what we want? Total energy is equal to 1 joule. Yes, sir. This is also coming to the joule. So number of photons? The total energy by energy. Total energy upon energy of one photon. Yes, sir. बस ऐसे करेंगे, हो जाएगा. Yes, sir. ये सब कर लेना आप है. एक और क्वेश्चन भी हाथ में देख लो बराबर. 11 2.11.
25 वाट का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 वाट? Sir, power, व्हाट इज पावर? energy by time. मतलब दैट इज 2.5 जूल पर सेकेंड। Yes, sir. एक सेकेंड में 2.5 जूल आ रही है, वो 25 जूल आ रही है। Yes, sir. एक सेकेंड में टोटल एनर्जी कितनी आउट? 25 जूल। और वो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, Yes, sir. जिसकी वेवलेंथ है 0.57 Nano micrometer. 10 माइनस इतने मीटर। Yes. तो एनर्जी ओवन फोटो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस। दिस इज एनर्जी ओवन फोटोन। Yes, sir. एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं? बिकॉज इन 1 सेकंड वी आर गेटिंग 25 जूल। हाउ मच फोटोन्स विल बी नीडेड टू गेट 25 जूल ऑफ एनर्जी? वो निकाल देंगे 25 अपॉन एनर्जी ओवन फोटोन। Yes, sir. So that much of quantas will be released per second. Yes, sir. ठीक है। तो Yes, ये sir. बोर ने जो इसका, इसमें से मेरे क्या चीज समझ में आ रही है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी जो है पैकेट फॉर्म में चलती है, ये मतलब ईयर या कंटिन्यूस नहीं होती, इट इज डिस्क्रीट नंबर, ये क्वांटाइज्ड। ये बात आप समझ पाए? Yes. हम्म। Yes, sir. हाँ, अगर ये समझ पाए तो हम आगे बढ़ते हैं। बोर मॉडल लिखो। बोर्स मॉडल, इसे पोस्टलेट है नंबर 1। बोर ने कंसीडर किया था कि एटम इज लाइक सोलर सिस्टम, जो रदरफोर्ड ने कहा था उसके टीचर ने, दैट वाज करेक्ट। एटम इज लाइक सोलर सिस्टम in which the electrons move around the nucleus in various orbits. ठीक है। Yes, sir. दूसरी बात उसने कहा कि और किसी भी चीज को ऑर्बिट नहीं कह सकते, ऑर्बिट होने के कंडीशन है। ओनली दोस ऑर्बिट्स आर permissible for which angular momentum is an integral multiple of h over 2 pi. That is mvr is equal to nh over 2 pi. ठीक है। Yes, sir. तो उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे, जिसके लिए mvr इक्वल टू nh over 2 pi। ठीक है। Yes, sir. हटा दो उसको। Yes, sir. नंबर 3 से बोला these orbits are stationary, that is they are associated with the fixed amount of energy. There is a fixed amount of energy. And electron do not emit energy
while moving in these orbits. ठीक है? यस सर। अब ये देखो, जैसे ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये तीसरा हो गया। इसकी एनर्जी है सपोज 50, इसकी एनर्जी है 80, इसकी एनर्जी है सपोज 120। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जो यहां से यहां आएगा तो एनर्जी निकल जाएगी। यस सर। और अगर इसको यहां से यहां भेजना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो 50 हो सकती है या 80 हो सकती है, मतलब 60-70 का कोई भी एनर्जी नहीं होगी। सर। तो ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये बात समझ आई? वो आइडिया ने यहाँ से चुरा लिया, ये क्वांटाइज्ड है। ये तो 50 वाला होगा, ये 80 वाला होगा, 120 वाला होगा, बीच में कोई जगह इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ये तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। ठीक है? यस सर। द एनर्जी एसोसिएटेड with an orbit is n square for h atom. Li2 प्लस ये He प्लस एक्सेट्रा Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये बात समझ आई आपको? सर व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला? ये या तो लिखेंगे दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है बोर मॉडल। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ये तो He प्लस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये Li2 प्लस होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, या Be3 प्लस, बस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एप्लीकेबल है ये मॉडल। ओके सर। तो उसके लिए जेड भी आ जाएगा सर, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड मैंने उसका एटॉमिक नंबर। यस सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर। फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक Li2 प्लस He प्लस और B3 प्लस वेल जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर की बात? ये यस सर। हटा दूं? यस सर। फिर लिख दो while moving from lower energy orbit to higher energy orbit, energy has to be provided, but on moving from higher energy orbit to lower energy orbit, the energy is being released. And delta E is equal to minus 2.18 minus 18 1 minus n1 square
मतलब n2 स्क्वायर, जहां पर इलेक्ट्रॉन आया और जहां से इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, यस सर। बता दो। यस सर। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज 52.9 n स्क्वायर 52.9 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है पिकोमीटर। हाँ? 52.9 बाई एन स्क्वायर, नहीं इंटू एन स्क्वायर, इट इज, एक सेकेंड, ये ऐसे होता है ना पिकोमीटर। देख रहे पिकोमीटर है कि ये है आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। आंसर है ना पिकोमीटर लिखा है आंसर। पिकोमीटर ना, ये होता है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ओके सर। ठीक है, तो दीज वर सम पोस्टर्स ऑफ द बोर मॉडल। इससे मालूम चल गया स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वेस्ट होती नहीं, ऑर्बिटल एनर्जी उसकी उतनी उतनी रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होगा और सॉल्यूट करेगा तो उसकी एनर्जी स्टेशनरी वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं होगी। सो दैट वे इट कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सर। यस इतना सर। इतना समझ आ गया आपको? यस सर। इसके बेस कुछ क्वेश्चन है, वो ऑब्जर्व कर लेना। ओके सर। तो फिर हम अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं उसको। यस सर। ठीक है, इसका थोड़ा क्वेश्चन कर लेना। अगली क्लास में बोर ऑर्बिट में क्या कमी रहेगी वो, और डी ब्रोगली और अपनी हिजनबर्ग अनसिम्पल। कल अगली क्लास में, उसी क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम ओके फटाफट खत्म सर। कर लेंगे, ज्यादा उसमें नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन आप सारी करना एनसीईआरटी की। ओके सर। न्यूमेरिकल में जो डाउट आएगा हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। आप करने चालू कर दो, डाउट मेरे से पूछते रहना। यस सर। कुछ हम यहाँ करेंगे, कुछ आप करना, और जो भी डाउट मेरे से पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, इतना ही करते हैं बस। ओके। थैंक यू सर। ओके।